वेल्वुलर हार्ट डिजीज़। हार्ट के जो वेल्व्स हैं इनमें कोई प्रॉब्लम या कोई डिफेक्ट आ जाता है तो उसको वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ कहा जाता है। Valvular heart disease occurs when heart valves fails to open and close properly. Heart consists of the following valves. Tricuspid valve, it is located between the right atrium and right ventricle. Pulmonic valve, it is located between the right ventricle and pulmonary artery. Mitral valve or bicuspid valve, it is located between the left atrium and left ventricle. Aortic valve is located between the left ventricle and the aorta. वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ के अंदर या तो हार्ट वेल्व की स्टेनोसिस हो जाती है या रिगर्जिटेशन हो जाती है। स्टेनोसिस के अंदर जो हार्ट के वेल्व्स हैं उनकी जो ओपनिंग होती है वो नैरो हो जाती है। So the normal function of the heart valve is to maintain forward flow and prevent backflow of the blood. जब वेल्व नैरो हो जाएगा तो ब्लड सही से आगे नहीं जा पाएगा फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल्स। रिगर्जिटेशन इज द कंडीशन जिसमें वेल्व्स जो हैं वो कम्प्लीटली क्लोज नहीं हो पाएगा और जिसकी वजह से जो ब्लड है वो बैक फ्लो करेगा फ्रॉम द वेंट्रिकल टू द एट्रिया। नॉर्मली जब राइट साइड ऑफ द एट्रिया में थ्रू सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा के थ्रू ब्लड आता है राइट एट्रियम में जो कि डीऑक्सीजनेटेड होता है तो राइट एट्रियम में ब्लड फिल हो जाता है तो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो जाता है एज कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल। इट मीन्स वहाँ पर प्रेशर अभी कम है। राइट एट्रियम में प्रेशर ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर ब्लड अभी आया है। राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो वेल्व होता है इसको ट्राइकस्पिड वेल्व कहा जाता है। जब राइट एट्रियम में प्रेशर बिल्ड होगा तो ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाएगा। जब ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होगा तो ब्लड राइट वेंट्रिकल में एंटर हो जाएगा। एक कंडीशन तो ये है कि जब ये वाल्व ओपन होता है तो तब ब्लड आगे पास होता है। जब राइट एट्रियम में ब्लड होगा तभी वाल्व ओपन होगा और ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा। सेकेंड कंडीशन ये है कि जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया है तो यहाँ का प्रेशर इंक्रीज हो गया है और राइट एट्रिया का प्रेशर कम हो गया है क्योंकि राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ चुका है। और जब यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा ब्लड की वजह से तो ये जो वेल्व्स हैं ये वेल्व क्लोज हो जाएगा। ये टाइटली क्लोज हो जाएगा ताकि यहाँ से ब्लड जो है वो बैकफ्लो ना करे और दोबारा राइट एट्रियम में ना चला जाए। मीन्स कि बैकफ्लो या रिगर्जिटेशन ना हो। वेल्व्स के दो काम हैं, एक तो ब्लड को आगे पास करवाना और दूसरा बैकफ्लो ना होने देना, इसलिए ये टाइटली क्लोज हो जाते हैं। अब यहाँ से जो ब्लड है राइट वेंट्रिकल में वो यहाँ से राइट पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा और उसमें भी वेल्व लगा हुआ है ताकि ब्लड बैकफ्लो ना करे। जब राइट वेंट्रिकल में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में चला जाएगा और जब लंग्स में जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर और वेल्व्स जो है वो वेल्व कम्प्लीटली क्लोज हो जाएगा ताकि बैकफ्लो ना हो। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में आएगा, मीन्स लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आया तो इसका प्रेशर इंक्रीज हो गया और मिट्रल वेल्व ओपन होगा और ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा और मिट्रल वेल्व जो है वो क्लोज हो जाएगा ताकि ब्लड बैकफ्लो ना हो सके और सिंपल यहाँ से ब्लड एओर्टा में चला जाएगा। एओर्टिक वेल्व में जब ब्लड आगे चला जाएगा तो ये क्लोज हो जाएगा ताकि लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड बैकफ्लो ना कर सके और एओर्टा से पूरी बॉडी में सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू चला जाए। सो इट्स द नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट वेल्व्स। वेल्व हार्ट डिजीज़ में जो फर्स्ट कंडीशन है वो है मिट्रल स्टेनोसिस। ये मोस्ट कॉमन वेल्वुलर डिजीज़ है या डिसऑर्डर है और ये रिमेटिक फीवर की वजह से हो सकता है। ये एक ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है
इसमें हमारा इम्यून सिस्टम हमारी अपने ही बॉडी के सेल्स को मीन्स जो हमारी बॉडी के हेल्दी सेल्स हैं इस पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में हमारा इम्यून सिस्टम एक्ट करता है, इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी में कॉज कर देता है। इन्फ्लामेशन जो है वो हमारी कनेक्टिव टिश्यू में हो सकती है और हार्ट के जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें भी इन्फ्लामेशन कॉज कर सकता है। जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो सकती है और ये किसकी वजह से होता है? ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से। रोमेटिक फीवर को अगर अर्ली स्टेज पर ट्रीट ना किया जाए तो ये स्वेयर हो जाता है, हार्ट को अफेक्ट करता है, जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। और हार्ट में जो एंडोकार्डियम लेयर है, जो सबसे इनर लेयर है, इसको अफेक्ट करता है। अगर एंडोकार्डियम को अफेक्ट कर रहा है तो एंडोकार्डियम जो है वो वेल्व्स को भी लाइन कर रहा है, तो वेल्व्स भी इससे अफेक्ट होते हैं। वेल्व्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है, वेल्व्स स्टिफ हो जाते हैं, मीन्स हार्ड हो जाते हैं और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती, जिसकी वजह से वो नैरो हो जाते हैं। रोमैटिक हार्ट डिजीज इज द मेन रीज़न ऑफ मिट्रल स्टेनोसिस। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकते हैं, किसी थ्रोम्बस की वजह से जो मिट्रल वेल्व है उसकी स्टेनोसिस मीन वो नैरो हो सकता है। कैल्सिफिकेशन मीन कैल्शियम जो है वो डिपॉजिट हो जाता है और मिट्रल वेल्व को स्टेनोसिस मीन नैरो कर देता है। ऑब्स्ट्रक्ट ब्लड फ्लो फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं जाएगा। पैथोफिजियोलॉजी, जो मिट्रल वेल्व है वो नैरो हो जाएगा। नैरो होने की वजह से जो ब्लड है वो लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में नहीं जा रहा और लेफ़्ट एट्रियम में जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और इसके अलावा जो है ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हो जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर। ये दोनों कंडीशंस जो है वो क्या कॉज कर सकती हैं? हाइपरट्रोफी ऑफ लेफ़्ट एट्रियम। जो लेफ़्ट एट्रियम है वो उसकी हाइपरट्रोफी हो जाएगी और इंक्रीज आर्टीरियल प्रेशर होने की वजह से एट्रियम में जो प्रेशर है लेफ़्ट एट्रियम में वो प्रेशर इंक्रीज़ होगा और प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से जो ब्लड है वो बैक फ्लो करेगा। आगे तो नहीं जा रहा लेफ़्ट वेंट्रिकल में, लेकिन जो ब्लड है वो लेफ़्ट एट्रियम से बैक फ्लो करेगा लंग्स की तरफ। और लंग्स में क्या होगा कि पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, पल्मोनरी कंजेशन होगी, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा और जो डिक्रीज़ होगा O2 और CO2 एक्सचेंज जो है वो डिक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से फटीग होगी, डिस्निया होगा और ऑर्थोपनिया होगा। ब्लड फ्लो जब डिक्रीज़ होगा लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर तो कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज़ होगा और लेफ़्ट वेंट्रिकल की अट्रोफी हो जाएगी और फटीग कॉज हो सकती है। जब लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड फिल होगा तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा और लेफ़्ट एट्रियम है वो इनलार्ज हो जाएगा, इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा साइज़ इसका। और जो ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है लेफ़्ट एट्रियम में ये बैक फ्लो करेगा लंग्स में और वहाँ पर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। लंग्स की जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पर ब्लड वापस चला जाता है, बैकअप होने लग जाता है। दैट्स कॉल्ड कंजेशन इन दी लंग्स। और इस वजह से ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होगी, पर्सन फटीग फील करेगा क्योंकि बॉडी को सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड नहीं जा रहा। जब टिश्यूज़ में ब्लड नहीं जाएगा तो फटीग फील होगा और जब ये ज़्यादा स्वेयर हो जाएगा तो रेस्ट पर भी टायर्ड फील होगा। जब लेफ़्ट एट्रियम में ही ब्लड रहेगा तो यहाँ पर क्लॉटिंग के चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे और क्लॉट बनेगा। क्लॉट जो है वो किसी भी वेसल के थ्रू ब्रेन में चला गया अगर तो वो स्ट्रोक कॉज कर सकता है। और कंडीशन भी हो सकती हैं क्लॉट की वजह से, एक तो क्लॉट बन गया और दूसरा हार्ट फेलियर हो सकता है क्योंकि हार्ट जो है वो नॉर्मली फंक्शन नहीं कर रहा है और लेफ़्ट एट्रियम जो है वो इनलार्ज हो गया जिसकी वजह से एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाएगी और जो एट्रिया है उसमें फिब्रिलेशन हो जाएगी, मींस इनके जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो जाएगी जिससे हार्ट फेलियर भी हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, इसमें एक्सर्शनल डिस्निया होगा, फटीग एंड पल्पिटेशंस हो सकती हैं। जो फर्स्ट हार्ट साउंड है वो लाउड होगी और लोअर पिच डायसिस्टोलिक मर्मर हो सकता है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगी, हिमोप्टाइसिस हो सकता है और चेस्ट पेन
seizure and stroke. Mitral regurgitation means incomplete closure of the mitral valve. जो mitral valve है वो complete close नहीं हो रहा, और जो इसकी प्रीडोमिनेंट कॉज है उसमें रिमेटिक डिजीज़ आ जाती है, और कंजेनिटल एनोमली भी हो सकता है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की वजह से भी हो सकता है, और जो पेपिलरी मसल्स हैं वो रप्चर होने की वजह से भी हो सकता है। एटियोलॉजी में जो इसकी कॉजेज़ हैं इसमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन, क्रॉनिक रिमेटिक हार्ट डिजीज़, मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स, इस्केमिक पेपिलरी मसल डिसफंक्शन, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस आ जाता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में हम देखेंगे कि पेशेंट जो है वो फटीग और उसको वीकनेस हो सकती है ड्यू टू डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, और एक्सर्शनल डिज़निया होगा, एंड कफ पल्मनरी ड्यू टू पल्मनरी कंजेशन, पल्पिटेशंस होंगी ड्यू टू आर्टीरियल फिब्रिलेशन, और ये 70% पेशेंट्स में देखने को मिल सकता है। राइट साइड हार्ट फेलियर होगा जिसमें डिस्टेंडेड नेक वेन्स होगी, एडिमा होगा, असाइटिस होगी, हेपेटोमेगाली होगी, ऑस्कल्टेशन में ब्लोइंग हाई पिच सिस्टोलिक मरमर होगा, एपिक्स में जो S1 है वो डिमिनिश्ड होगी, S3 साउंड जो है वो स्फेयर रिगर्जिटेशन सुनाई देगी। Mitral valve prolapse. Malfunctioning mitral valve allows backflow of blood into the left atrium, causing a progressive enlargement. Causes क्या हो सकती हैं? Due to an inherited connective tissue disorder, enlargement of one or both leaflet. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में पल्पिटेशंस हो सकती हैं पेशेंट को, में और मे नॉट हैव चेस्ट पेन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। डिजिया हो सकता है, पल्पिटेशंस ऑन सिनकोप इकोनमी दी चेस्ट पेन एंड डू नॉट रिस्पॉन्ड टू एंटी इंजाइनल ट्रीटमेंट। ठीक है, जो चेस्ट पेन है वो एंटी इंजाइनल ट्रीटमेंट पे भी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। एओर्टिक स्टेनोसिस। एओर्टिक वाल्व जो कि लोकेटेड है बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द एओर्टा। तो जब इसकी स्टेनोसिस हो जाती है, एओर्टिक स्टेनोसिस मीन के जब एओर्टिक वाल्व नैरो हो जाता है, नैरोइंग ऑफ द एओर्टिक वाल्व इज कॉल्ड एओर्टिक स्टेनोसिस। और ये किस वजह से हो सकता है? ड्यू टू रूमेटिक हार्ट डिजीज, एथेरोस्क्लेरोसिस मीन्स प्लेक फॉर्मेशन, एंड कंजेनिटल वाल्वुलर डिजीज़, और मेलफॉर्मेशन जो है नर्विंग ऑफ द एओर्टिक वाल्व। एओर्टिक वाल्व नैरो होने की वजह से जो ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज होगा फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द एओर्टा। जो ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में नहीं जा रहा क्योंकि जो एओर्टिक वाल्व है वो नैरो हो चुका है। तो जो ब्लड वॉल्यूम है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर और प्रेशर जो है वो दोनों इंक्रीज़ हो जाएंगे, ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर, और लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है उसकी हाइपरट्रोफी हो जाएगी। और ये किस वजह से होगी? एज अ compensatory mechanism to continue pumping blood through the narrowed opening. Aortic stenosis. Blood is unable to flow freely from the left ventricle to the aorta during aortic stenosis. Etiology is congenital aortic valve stenosis and rheumatic fever. Pathophysiology is stiffening, narrowing of heart valves. जो heart valve है, aortic valve, वो या तो स्टिफ हो जाता है या नैरो हो जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी हो जाती है। एंड सेकेंडली जो इनकम्प्लीट हो रहा है, इनकम्प्लीट एम्प्टिंग होती है लेफ्ट एट्रियम की, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी एंड इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ लेफ्ट एट्रियम की वजह से जो कार्डियक आउटपुट है वो डिक्रीज होगा, और इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ लेफ्ट एट्रियम की वजह से पल्मोनरी कंजेशन हो सकती है, राइट साइड हार्ट फेलियर हो सकता है, एंड जो लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी है उसकी वजह से कंप्रेशन होगी, कॉर्नरी आर्टरीज जो हैं वो कंप्रेस होंगी, और डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई होगी, और मायोकार्डियल ऑक्सीजन नीड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, एंड लास्टली जो है मायोकार्डियल इस्कीमिया हो सकता है ड्यू टू डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई एंड इंक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड, जो मायोकार्डियल इस्कीमिया होगा और जो कि चेस्ट पेन कॉज करेगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में फटीग हो सकती है पेशेंट को, एंड एक्सर्शनल डिस्निया होगा जो कि फर्स्ट सिम्टम है ड्यू टू डिक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड पल्मोनरी
कंजेशन, चेस्ट पेन होगी, एंजाइना जो कि मोस्ट कॉमन सिम्टम है, अकर ड्यूरिंग एक्सरसाइज ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द हार्ट टू इंक्रीज कोरोनरी ब्लड फ्लो टू कार्डियक मसल्स, एक्सर्शनल सिंकोप, वर्टाइगो होगा मींस चक्कर आएंगे पेशेंट को, पीरियड ऑफ कन्फ्यूजन होगा, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट होगा, वीकनेस होगी, ऑर्थोपनिया होगा, प्रॉक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया, पल्मोनरी एडिमा जो है स्फीयर केसेस में होगा, साइन ऑफ राइट साइडेड हार्ट फेलियर जिसमें एंड स्टेज सिम्टम्स हो सकते हैं। इफ़ अनट्रीटेड सर्वाइवल रेट जो है वो 1.5 to 3 ईयर्स हो सकता है। ऑस्कल्टेशन में हार्श रफ मिड सिस्टोलिक मर्मर होगा। एओर्टिक रिगर्जिटेशन मीन्स के जो एओर्टिक वेल्व है वो कम्प्लीटली क्लोज नहीं हो रहा और जो ब्लड है वो बैक फ्लो कर रहा है फ्रॉम द एओर्टा इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और मे बी ड्यू टू रोमेटिक फीवर जो कि मोस्ट कॉमन काज है। अडर काजेज में कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ हो सकती है, मार्फन सिंड्रोम, स्वेयर हाइपरटेंशन, कंजेनिटल एनोमली हो सकता है। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स इनकम्प्लीट क्लोजर होगा एओर्टिक वाल्व का, और इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ एओर्टिक वाल्व की वजह से जो ब्लड है वो बैक फ्लो करेगा टू लेफ्ट वेंट्रिकल्स, एंड जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी हाइपरट्रोफी हो जाएगी, डायलेशन होगी, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर होगा लेटर स्टेज में, और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा, और जो लेफ्ट एट्रिया है उसमें प्रेशर इंक्रीज होगा, लेफ्ट एट्रियम की हाइपरट्रोफी होगी, पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होगा, राइट साइड हार्ट फेलियर होगा, एंड राइट वेंट्रिकल प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। राइट वेंट्रिकल प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में पेशेंट जो है वो रिमेन एसिम्प्टोमेटिक फॉर ईयर्स, कुछ सालों तक पेशेंट जो है एसिम्प्टोमेटिक होगा, लेकिन जैसे ही वो स्वेयर होगा तो साइन एंड सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। हार्ट कंपनसेट बाय हाइपरट्रोफी, हार्ट कैसे कंपनसेट करेगा? हाइपरट्रोफी एंड डायलेशन से। फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स में heightened awareness of the heartbeat and palpitations, especially when patient lies on left lateral position। जब पेशेंट लेफ्ट लेटरल पोजीशन पे लाई करेगा जो, तो उसको अपनी हार्ट बीट जो है वो सुनाई देंगी, और टैकीकार्डिया होगा, और प्रीमेच्योर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शंस जो कि एसोसिएटेड हैं लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेशन के साथ। पल्स जो है वो बाउंडेड होगी। मार्क्ड कैरोटिड आर्टरी पल्सेशन, जो एपिकल पल्स है वो इंक्रीज होगी, इंक्रीज फोर्स एंड वॉल्यूम होगा, कंट्रैक्शन ऑफ द hypertrophied left ventricles। Exertional dyspnea means shortness of breath होगा after activity like exercise, chest pain, myocardial ischemia की वजह से हो सकती है, लेफ्ट हार्ट फेलियर जिसकी वजह से फटीग होगी, ऑर्थोपनिया, ऑर्थोपनिया is dyspnea when lying flat। Proximal nocturnal dyspnea is shortness of breath and coughing at night। अगर राइट हार्ट फेलियर है तो उसमें पेरिफेरल एडिमा हो सकता है, ऑस्कल्टेशन पे सॉफ्ट ब्लोइंग डायसिस्टोलिक मर्मर सुनाई देगा। ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो लोकेटेड होता है बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। इट यूजुअली अकर्स टुगेदर विद एओर्टिक और मिटल स्टेनोसिस, मे बी ड्यू टू रिमेटिक हार्ट डिजीज़ की वजह से हो सकता है, एंड डिक्रीज ब्लड फ्लो होता है फ्रॉम राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल ड्यू टू स्टेनोसिस, क्योंकि जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो नैरो हो चुका है जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज होगा फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द राइट वेंट्रिकल। ब्लड फ्लो डिक्रीज होने की वजह से राइट वेंट्रिकल में आउटपुट डिक्रीज होगा, और डिक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकल फिलिंग होगी जो कि डिक्रीज और कार्डियक आउटपुट कॉज करेगी, और ब्लड फ्लो जो है ब्लड जो है एक्यूमुलेट होगा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में, और सिस्टमिक प्रेशर इंक्रीज होगा। साइन एंड सिम्टम्स में जो है वो सिम्टम्स ऑफ राइट साइडेड हार्ट फेलियर देखने को मिल सकते हैं, हेपेटोमेगाली होगी, पेरिफेरल एडिमा होगा, जो नेक वेन है वो इसकी इंगॉर्जमेंट हो सकती है, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट होगा, फटीग होगी, एंड हाइपोटेंशन होगा। ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन मीन्स कि जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो कम्प्लीटली क्लोज नहीं हो रहा,
और ब्लड जो है वो बैक फ्लो कर रहा है फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द राइट वेंट्रिकुलर। ये अनकॉमन होता है और किस वजह से हो सकता है, रिमेटिक फीवर की वजह से हो सकता है, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस की वजह से हो सकता है, एंड इनलार्जमेंट ऑफ द राइट वेंट्रिकल। और इसके अंदर इनसफिशिएंट ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो अलाउ करता है ब्लड टू फ्लो बैक, जो ब्लड है वो फ्लो बैक कर जाता है कहाँ पे, राइट एट्रियम के अंदर। साइन एंड सिम्टम्स जो है वो मे नॉट प्रोड्यूस एनी सिम्टम, मॉडरेट टू स्फेयर ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन हो सकती है, एंड एक्टिव पल्सिंग होगी, नेक वेन्स में स्वेलिंग हो सकती है एब्डोमेन की जिसे एसाइटिस कहा जाता है, स्वेलिंग ऑफ द फीट एंड एंकल्स, फटीग टायर्डनेस फील हो सकती है, वीकनेस होगी पेशेंट के अंदर, डिक्रीज जुगनल आउटपुट होगा, ऑन palpation there may be lift, beating of enlarged right ventricle, murmur on auscultation, जब auscultation करेंगे तो murmur सुनाई देगा। pulmonic valve stenosis, pulmonic valves जो है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, between the right ventricle and the pulmonary artery। जो पल्मोनिक वाल्व स्टेनोसिस है ये यूजुअली रेयर होता है और कंजेनिटल होता है। इसमें जो ब्लड फ्लो होता है वो डिक्रीज़ होता है पल्मोनरी आर्टरी की तरफ। डिक्रीज़ क्यों होगा, क्योंकि ये नैरो हो चुकी है, और नैरो होने की वजह से ब्लड जो है वो बैक फ्लो करता है टू राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम की तरफ। जब ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी और उसके बाद लंग्स में नहीं जा रहा बल्कि वो पल्मोनरी आर्टरीज नैरो होने की वजह से बैक फ्लो कर रहा है राइट वेंट्रिकल्स में, तो क्या होगा, राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी हो जाएगी ताकि वो कंपनसेट कर सके, और इसके अंदर जो ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और ये फोर्स करेगा ब्लड को ताकि ये पल्मोनरी आर्टरी में जाए। साइन एंड सिम्टम्स में हार्श सिस्टोलिक मर्मर देखने को मिल सकता है, फटीग, डिस्निया ऑन एक्सर्शन, साइनोसिस हो सकता है, पुअर वेट गेन होगा, और फेलियर टू थ्राइव इन इन्फेंट्स, हेपेटोमेगालिस, एसाइटिस एंड ओडिमा देखने को मिल सकते हैं। डायग्नोस्टिक स्टडीज़ में सबसे पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। इसमें जो पेशेंट है वो हमें ब्रेथलेसनेस, चेस्ट पेन, डिस्कम्फर्ट, फटीग, पेरिफेरल या फिर पल्मोनरी एडिमा, पल्पिटेशंस की कंप्लेन कर सकता है, और इसके अलावा हमें रूमेटिक हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री मिल सकती है। फिजिकल एग्जामिनेशन में हमें मर्मर्स, पेरिफेरल एडिमा, लंग क्रैकल्स, जो जुगुलर वेन प्रेशर है वो एलिवेटेड हो सकता है, जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो सकती है। एकोकार्डियोग्राम जो है एक मोस्ट कॉमन टेस्ट है जिसके ज़रिए हार्ट के वेल्व्स के प्रॉब्लम्स को डायग्नोज किया जा सकता है। कार्डियक कैथेटराइजेशन के अंदर एक थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब को थ्रू अ ब्लड वेसल्स हार्ट तक लेके जाया जाता है ताकि डायग्नोज और ट्रीट किया जा सके हार्ट की कंडीशंस को, जैसा कि क्लॉग्ड आर्टरीज और इरेगुलर हार्ट बीट्स। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसमें जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको रिकॉर्ड किया जाता है थ्रू रिपीटेड कार्डियक साइकिल्स, एंड इट कैन हेल्प टू डिटेक्ट प्रॉब्लम्स विद योर हार्ट रेट एंड हार्ट रिदम। चेस्ट एक्सरे, इसमें हार्ट की शेप, साइज़, अगर कार्डियोमेगाली है, पल्मोनरी कंजेशन है, मीडियस्टाइनम वाइडन है, वाल्व की कैल्सिफिकेशन है, उसको देखा जा सकता है। Surgical management. The first procedure is valvoplasty and it's the repair of cardiac valve. Valvoplasty is a procedure to open a stiff stenotic heart valve. इस प्रोसीजर के अंदर एक स्मॉल नैरो हॉलो ट्यूब या कैथेटर को ब्लड वेसल्स जो कि ग्रोइन एरिया की होती हैं उनमें इंसर्ट किया जाता है और इसको एओर्टा तक लेके जाया जाता है, और जब कैथेटर स्टिफ वाल्व तक पहुंच जाता है तो इसको इन्फ्लेट कर दिया जाता है। जब वाल्व ओपन हो जाता है तो इसको बैलून को डिफ्लेट कर दिया जाता है और कैथेटर रिमूव कर दिया जाता है। The next procedure is annuloplasty. It is the repair of valve annulus. Annulus is the junction of valve leaflet and the muscular heart wall.
इस प्रोसीजर के अंदर जो वाल्व ओरिफिस है या ओपनिंग है उसको नैरो किया जाता है। ये प्रोसीजर जो है वेल्वुलर रिगर्जिटेशन में यूज़फुल होता है। द थर्ड प्रोसीजर इज़ कोर्डोप्लास्टी। इसमें जो कोर्डाई टेंडिनाई है उसको रिपेयर किया जाता है जो कि शॉर्ट या स्ट्रेच हो चुके होते हैं, और ये मिट्रल वाल्व की रिगर्जिटेशन कर सकते हैं। द फोर्थ इज़ वाल्वोटोमी। ये एक ओल्ड सर्जिकल मेथड है फॉर प्योर मिट्रल स्टेनोसिस। प्रोस्थेटिक वेल्व्स, इसमें मैकेनिकल वेल्व्स एंड बायोलॉजिकल वेल्व्स आ जाते हैं। अब ये जो मैकेनिकल और बायोलॉजिकल वेल्व्स हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है, पहले हम देख लेते हैं कि मैकेनिकल वेल्व क्या होता है। मैकेनिकल वेल्व्स जो है ये मैन मेड मटेरियल से बना हुआ होता है और किस पे मुश्तमिल होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल अलॉयज, पायरोलाइट, कार्बन एंड टेकोरेन, और ये मोर ड्यूरेबल होता है। इसमें इंक्रीज रिस्क होता है थ्रोम्बो एम्बोलिज्म का। जो मैकेनिकल वाल्व है इसमें थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की वजह से लॉन्ग टर्म एंटीकोगुलेशन थेरेपी की नीड होती है। जो बायोलॉजिकल वाल्व है ये किसका बना हुआ होता है, ये कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम पोरिन एंड ह्यूमन कार्डियक टिश्यू एंड यूजुअली कंटेन सम मैन मेड मटेरियल। ठीक है, ये पोरिन का और जो ह्यूमन कार्डियक टिश्यू है उसका बना हुआ होता है, और उसके अंदर जो मैन मेड मटेरियल है उस पर मुश्तमिल होता है। ये लेस ड्यूरेबल है, लो थ्रोम्बो जेनेसिटी है इसके अंदर, मीन्स के अंदर इसके अंदर जो थ्रोम्बो फॉर्मेशन है या थ्रोम्बो एम्बोलिज्म है उसके चांसेस कम होते हैं, और इसमें एंटीकोगुलेशन की थेरेपी की भी ज़रूरत नहीं होती। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेल्व्स। Types of mechanical valves are caged ball valve, tilting disc valve, bi-leaflet valve. Types of biologic valve are porcine heterograph, pericardial heterograph, and homograph. Nursing management: assess the high-risk patients, monitor ECG of the patient, assess the family history of heart disease, assess the history of smoking and alcoholism, monitor lab values frequently, especially serum cholesterol levels, assess for coronary artery disease, monitor vital signs, instruct to avoid high fat and oil rich diet. Nursing diagnoses are activity intolerance related to insufficient oxygenation as evidenced by weakness, fatigue, shortness of breath, BP changes. Excess fluid volume related to heart failure as evidenced by peripheral edema, weight gain, adventitious breath sounds, neck vein distension. Decreased cardiac output related to valvular incompetency as evidenced by murmurs, dyspnea, peripheral edema. And last is deficient knowledge related to lack of experience and exposure to information about disease and treatment process as evidenced by a verbalization of misconception about measures to prevent complications.